नंदिनी, हर्षल, गुड मॉर्निंग. लक्ष्मी नारायण, मॉर्निंग. मृदुला, सैम, धनुष्का, रोहन, कौस्तुभ, गुड मॉर्निंग. समर्थ, आयुष, जीएम. सत्यजीत, नरेंद्र, गायत्री, अभिनव, प्रदीप, वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड मॉर्निंग. अनीश, मॉर्निंग. गौतमी, मॉर्निंग. प्रांजल, गुड मॉर्निंग. चलो भी स्टार्ट करते हैं. कौन सी क्लास है एनएलएम की, बताओ. 12th. 12th, ओके. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चलो भाई, तो कुछ होमवर्क दिया था कि लास्ट क्लास में? एक्सरसाइज 1 में 1 to 10, 14. ओके, ठीक है. ओके, तो निकाल लो भाई, अपनी मॉड्यूल निकाल लो. लेट अस डिस्कस. चलो बोलो भाई, कोई डाउट? फोर्थ, ओके. फोर्थ में डाउट है, ओके. क्या लिखा है भाई? A parachutist of weight W strikes the ground with his legs with fixed and comes to rest with an upward acceleration of magnitude 3g. Force exerted on him by the ground during the landing is. ठीक. देखो ऐसा है कि अब एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन इन लोगों को, ठीक है कोई बात नहीं. देखो जैसे मान लो ये वो पैराशूटिस्ट है. अब ये लैंड कर रहा है तो जोर से उसका पैर जमीन पे हिट करेगा. जोर से जमीन पे इसका जब पैर हिट करेगा, ये अपनी जमीन है, तो जोर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ठीक है. तो लेट अस से कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द पैराशूटिस्ट इज n. ठीक है. और इसका जो वेट है वो कितना है? इसका वेट है कितना? w. अब क्या बोला है कि जब वो ग्राउंड को हिट किया तो कितने एक्सेलरेशन के साथ वो उसका एक्सेलरेशन कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्ट. वैसे देखो यार, ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से संबंधित है, लेकिन ऐसा समझो कि चूंकि वो नीचे जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या होएगा? उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. क्या ये बात समझ में आती है? अगर किसी को मैं नीचे ले जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसको एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. सोचो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस W. सो दिस मैन विल एक्सेलरेट अपवर्ड. ठीक है ना. और वो टकराते ही साथ उसकी वेलोसिटी काफी
जल्दी जल्दी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, अब एक्सेलरेशन इसकी एफबीडी में ऊपर की तरफ बनाऊंगा और लिखूंगा 3g। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो अब बचा क्या, n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये नेट फोर्स आ गया, इज इक्वल टू मास ऑफ द पैराशूटिस्ट। मास कितना होएगा, मास विल बी डब्ल्यू बाय जी। वेट अगर डब्ल्यू है तो मास कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय जी। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m की वैल्यू हो गई डब्ल्यू बाय जी इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 3g। क्या वो सामर्थ्य नहीं समझ में आया, बोलो। अरे अरे कुछ नहीं है यार, ऐसा समझो, अब तुम ग्राउंड एक्सेलरेशन का, हाँ वो एक्चुअल में काइनेमेटिक्स में एक्चुअल में पढ़ाते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को, उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर से शॉर्ट में समझाने की, लेकिन ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है एक्चुअल में। खैर कोई बात नहीं, देखो इधर, जैसे मान लो तुम, एक बॉडी है जो कि नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और लेट अस से बॉडी का मास है 1 kg, और तुम देखो ध्यान दो ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है, और मैं उस पे फोर्स लगाया मान लेता हूं ऊपर की डायरेक्शन में 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5/1, फोर्स बाय मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो भाई, अब इस एक्सेलरेशन को मारो गोली, अब तुम बॉडी नीचे जा रही है और उसके फोर्स ऊपर लगाओगे तो ये बॉडी क्या करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी कि नहीं, इसकी स्पीड कम होगी कि नहीं, बोलो यस। तो बस ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। अगर n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, अगर इस वेट w से बड़ा हो जाए तो क्या होएगा, नेट फोर्स विल बी अपवर्ड, है ना, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो एफ नेट इज n माइनस डब्ल्यू नेट फोर्स विच इज मास w बाय जी इंटू एक्सेलरेशन। इससे n की वैल्यू आ जाएगी w प्लस w बाय, सॉरी, w प्लस 3 टाइम्स ऑफ w, दैट इज 4w। तो n की वैल्यू आ गई 4w। आई होप यू गेट इट। सर चले, वो लास्ट स्टेप कैसा किया, W प्लस W इंटू 3। अच्छा, अरे ये g और g को काट दिया मैं, तो क्या बचा, 3 × w, और यहां से क्या आ गया, w आ गया। ठीक है, हाँ सर हाँ। 7 में डाउट है, ओके। 7 कहाँ गया, A body of mass m1 exerts a force on another body of mass m2. If the magnitude of the acceleration of m2 is a2, then the magnitude of acceleration of m1 is, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बोला है कि कोई एक मास m1 है और एक मास m2 है, और इन दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में कोई बॉडी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वो इक्वल और अपोजिट होगा एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। बोलो भाई, यस सर, यस। तो अब ऑब्वियसली दो लेकिन सर हम्म, ऐसा ऐसा तो नहीं कहा ना कि इक्वल और ऑपोजिट होंगे। वो बोलने की जरूरत नहीं है, दो फोर्स अगर एक दूसरे पे एक्सर्ट करें तो इक्वल और अपोजिट ही एक्सर्ट करेंगे, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे मान लो ये m1 इस पे यहाँ पर फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो m2 इस पे ऐसे लगाएगा ही लगाएगा, वो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, वो यूनिवर्सल लॉ है, बोलने की जरूरत ही नहीं। गॉट इट।
हाँ तो सर। ठीक है, तो let us say let us consider the force applied by m1. ओ तेरी, ये क्या हो गया? Let's say the force applied by m1 on m2 is F. ठीक है, and the force applied by m2 on m1 is again F, but direction बस opposite है. अब क्या दिया हुआ है? If the magnitude of acceleration of m2 is a2, इसका acceleration तुम लोगों को a2 दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F by m. अब क्या पूछा है? Then the magnitude F by m2, है ना? Then the magnitude of the acceleration of m1, m1 का acceleration क्या हो जाएगा? a1 लिख लेता हूं मैं उसको, ठीक है, a1 will be equal to F by m1. लेकिन अब क्या करें अपन लोग, हमें f की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं f इक्वल टू m2 इंटू a2, ठीक है, और उसको अगर यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा f की वैल्यू, तो आ जाएगा m1 m2 a2 अपॉन m1. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर है? चलो वेरी गुड. नेक्स्ट 9. सर हाँ बोलो. सर वो 6th क्वेश्चन में आर क्या है जरा बता दो. Which figure represents the correct FBD of rod of mass m as shown? अरे यार लाइट गोल हो गई, रुको 2 मिनट. सिक्स में तुम कुछ बोल रहे थे. Which सर वो figure आर क्या है. हाँ, R इज रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन को उसने R लिख दिया है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को उसने R लिख दिया है. जैसे हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसने R से कर दिया. और ऐसा होता है बहुत सारी किताबों में, नॉर्मल रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट? हाँ सर. 9 देखते हैं. चलो सर, वॉइस इज लो. ओके, हाँ हाँ वो अब आ जाएगी. अब देखो 8 में भी किसी को डाउट है, ठीक है, 8 पहले देख लेते हैं. A block is placed on a rough horizontal plane. A time-dependent force F is equal to kTx on the block. Here k is a positive constant acceleration time of the graph. देखो क्या बोला है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन या ठीक है बन भी सकता है शायद, ठीक है बन जाएगा. देखो फ्रिक्शन का सवाल है, वैसे ही फ्रिक्शन वाले चैप्टर में ज्यादा सूट करता है ये, बट स्टिल सॉल्व हो जाएगा हम लोगों से. देखो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो लेट से इसका मास m है, और उस पे एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है. टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ बताता हूँ. F इज इक्वल टू के टी. टाइम डिपेंडेंट फोर्स मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. जैसे t इज इक्वल टू 0 पे इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? k इंटू 0, 0. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? k इंटू 1, 1k. ठीक है,
फिर 2k, 3k, 5k, 7k, 10k, ऐसे धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। सर ठीक है? कम नहीं हो सकती क्या? नहीं, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है ना? हाँ सर। टाइम हमेशा बढ़ेगा तो वो फोर्स भी हमेशा बढ़ेगा। अब अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक पे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, पर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएंगे, तो हम उसको नहीं शो कर रहे हैं एफपीडी में। तो अब चूंकि ये सरफेस रफ है, रफ, तो यहाँ पर अगर तुम लगाओगे फोर्स राइट साइड में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट फ्रिक्शन में यहाँ न्यू। लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन की खास बात ये होती है, जैसे तुम लोग किसी भारी टेबल को मूव कर रहे हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन थोड़ी देर तक तो काम कर पाता है बेचारा, उसकी बहुत ज्यादा लिमिट तो होती नहीं है ना भाई। छोटा मोटा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन, जैसे तुम लोग अपने बेड को एक आदमी खिसकाए, तो वो बेड एक आदमी की बस की बात नहीं होती, तो उसको क्या करना, मान लो फिर 5 आदमी ले आए तुम लोग, 5 आदमी मिल के तो खिसका ही लेंगे। तो फ्रिक्शन एक हद तक का लगता है, उसके बाद फ्रिक्शन लगना, उसके बाद फ्रिक्शन, मैं ये कहाँ बोला कि इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, सुनो सुनो, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन में पढ़ाया नहीं हूँ एक्चुअल में, एक हद तक छोड़ो यार इसको, लेटर लिख लो भाई, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तब सॉल्व करें, फालतू माथा पच्ची होगी अभी, बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा तुम लोगों को, और वो भी उसमें भी डाउट रह जाएगी, इसलिए लीव इट। ठीक है, टू बी डन लेटर लिख लो, फ्रिक्शन का सवाल है ये। चलो आगे बोलो, 10th। 9th और 10th, ओके। सर 9th वेक्टोरियली सॉल्व करना है। 9th, सर वो वेक्टोरियली सॉल्व करना है क्या, वेक्टर की मदद से? अच्छा, बोला है कि 3 फोर्स लग रहे हैं, और तीनों की लेंथ अलग अलग दे रखी है, देखो यहाँ पर F1 लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है, और यहाँ पर F3 लग रहा है। साफ दिख रहा होगा कि F1 जो है वो छोटा है F3 से। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा एक फोर्स लग रहा है F2, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है F3 माइनस F1, ऐसा बोल सकता हूं मैं, बोलो। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज सर एक्सेलरेशन क्या होता F3 है? माइनस F1 कैसे लिया? अरे F3 और F1 अपोजिट है ना एक दूसरे के, हाँ सर। तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं 5 i कैप का फोर्स, 5 न्यूटन आई कैप का फोर्स ऐसे बॉडी पे यहाँ लगाता हूँ, 2 i कैप का फोर्स यहाँ लगाता हूँ न्यूटन में, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? 3 i कैप। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर समझा। तो अब ये आ रहा है तुम्हारा नेट फोर्स का डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? F/m। फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, ये बात मैं पहले भी बताया था। ठीक है, तो अब देखो ये ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो 10th में भी शायद किसी को डाउट है, लक्ष्मी नारायण को। ओके, 10th देखते हैं। A body of mass 2 kg is moving along positive x direction with a velocity of 5 meter per second. और मास की वैल्यू दे रखी है 2 kg. Now force of 10√2 Newton is applied at an angle 45 degree with the x-axis.
चलो यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पे, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10√2 न्यूटन। ठीक, अब ऐसा समझो, ये भी थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सवाल है, काइनेमेटिक्स अपन लोग अभी पढ़े नहीं है लेकिन बन जाएगा तुम लोगों से। ऐसा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि 10√2 को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। जैसे क्या बोला है, ये एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो अगर मैं 10√2 का दो कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 10√2 cos 45, cos 45 बाय cos 45 इज 1/√2, तो 10 इंटू √2 इंटू 1/√2 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, 10। सिमिलरली साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 10 होती है, 1/√2 होती है। तो इस 10√2 के दोनों कंपोनेंट क्या आएंगे, 10 और 10। ठीक है, अब ये रहा हमारा पार्टिकल जो कि राइट साइड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ऐसा समझो, अरे यार ये भी तुम लोगों को बड़ी दिक्कत हो सकती है बनाने में। हाँ ऐसा ही कुछ करना है बिल्कुल, पर चलो ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। देखो इधर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात अलग अलग करेंगे। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात, हाँ बिल्कुल, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की बात अलग अलग करेंगे। समझना आप, एफ एक्स क्या है, 10 न्यूटन है, और एफ वाई क्या है, वो भी 10 न्यूटन है। मास बॉडी का कितना है, 2 kg। मास बॉडी का कितना है, 2 kg। गुड। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये केजी में है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, राइट है। वाई डायरेक्शन में भाई शुरू में बंदा कहाँ जा रहा है, शुरू में राइट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियसली इसका कोई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं आएगा, है ना भाई। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। अब बोला है कि ये फोर्स 3 सेकेंड के लिए लग रहा है, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले मेरे को ax निकालना पड़ेगा। Now this ax will be equal to fx upon m, ठीक है। फोर्स along x axis upon mass will be acceleration along x axis, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 which is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट बस कैसे मैं सॉल्व किया उस चीज को रट लो, काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि सीक्वेंस वाइज होना ये चाहिए कि काइनेमेटिक्स पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों को काइनेमेटिक्स इसलिए पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत टफ चैप्टर होता है, ठीक है। और उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो तुम लोग बिल्कुल नए नए जब बच्चे रहते हैं ना तो काइनेमेटिक्स पढ़ के बौखला जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। इस वजह से मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पहले आसान चैप्टर पढ़ाने की कोशिश किया ताकि तुम लोग फिजिक्स से, मतलब फिजिक्स से थोड़ा सा रूबरू हो जाओ कि फिजिक्स होती क्या है। उसके बाद अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस पेशेंस रखो और भरोसा रखो मेरे ऊपर, है ना। fx10 कैसे आया, अरे इधर देखो, ये जो फोर्स है f10√2 उसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा 10√2 cos ऑफ 45, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, 10√2 साइन ऑफ 45। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो √2 से गायब हो गया। cos 45 भी क्या होता है, 1/√2, ये √2 से गायब हो गया, बचा क्या, 10 और 10। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो अब, हाँ सर समझा, ओके। तो अब देखो एक्सेलरेशन कितना आया, 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, एक चीज यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ, हाँ ये u आएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग
x डायरेक्शन। ओके, नाउ ax आ गया 10, ay की भी कितना आ जाएगा 10/2, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स कितना है 10 है, मास कितना है 2 है, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊंगा x डायरेक्शन में, ठीक है, और y डायरेक्शन में भी मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊंगा, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता, u की वैल्यू क्या है 5 है, a की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पर, है ना, टाइम की वैल्यू क्या है 3, तो ये कितना हो गया 15 मीटर, सॉरी 15 into 3 is 15 plus 5 20 meter per second. So this is the final velocity along x direction, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर u तो 0 है, ये u 0 हो गया, तो जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन आएगा वो a इंटू टी आएगा, तो a कितना है 5 है यहाँ पर, ठीक है, और टाइम कितना है 3 है, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना भाई। अब बोला क्या है देखो, अब बोला क्या है कि इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, सोचो। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है 20 और 15, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस और 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर ये कितना था 20 था ना, हाँ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली, गॉट इट। सर हाँ ऊपर वो एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग u 5 मीटर पर सेकेंड लिया और y के अलोंग u 0 लिया, हाँ, वो कैसे आया सर, कैसे लिया आपने वो? क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो वो कहाँ जा रहा है सर एक्स सिर्फ डायरेक्शन, x का दिया है ना सर? हाँ एक्स का दिया है मतलब y का ऑब्वियसली 0 हो गया, है ना, कोई बॉडी हाँ ऐसे सर जा रही है सही है। तो, है ना, हेलो चलो सर। जल्दी से नोट कर लो इसको। सर अगर इंक्लाइंड फोर्स होगा तो एक्स और वाई का दोनों को निकाल कर उसका रिजल्टेंट निकालना होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे एक्चुअल में ये काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बाद और बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है, बस तुम लोग का काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही करने वाले हैं अपन लोग। चलो और क्या पूछा था 1 to 10 के अलावा, कोई ऊपर लिखा था 14, फिर अच्छा 13 में लीव कर दिया हूँ क्योंकि उसमें स्प्रिंग बैलेंस है, ओके 14 और 16 to 20, ओके ठीक है, ठीक है 14 में कोई डाउट हो तो बताओ। सर वो नेगेटिव क्यों आया ये बताओ। कौन सा नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पर, सर 14 में। अच्छा 14 में बोल रहे हो, ठीक है मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, में अभी पढ़ा नहीं, तो ये नोट हो गया, क्या आगे बढ़ जाएं इससे। हाँ सर। चलो क्या बोला है देखते हैं, a sphere of mass m is kept in equilibrium with the help of several springs as shown in the figure. Measurement shows that one of the spring applies a force F on the spring sphere. With what acceleration the sphere will move immediately after this particular spring is cut? मेरे ख्याल से इसमें ग्रेविटी को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा मत समझना कि ये वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन में अरेंज्ड है, ऐसा समझ लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरेंज्ड है, समझ गए, क्योंकि वो कौन सी स्प्रिंग की बात किया है वो तो दिया नहीं है, तो ग्रेविटी को यहाँ पर
वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी को इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखो काइनेमेटिक्स में मोशन के रिलेटेड आएगा। हाँ, मोशन से रिलेटेड चीजें काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं अपन। स्फीयर, देखो देखो अभी क्वेश्चन देखो, स्फीयर ऑफ मास एम इज, देखो भाई 5 रस्सियां, 5 बोलना चाहिए कि हम्म, हाँ देखो, अब इस पे 5 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, लेट अस से कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पर लग रहा है F2, यहाँ पर लग रहा है F3, यहाँ पर लग रहा है F4 और यहाँ पर लग रहा है F5। अब बोला है कि किसी एक स्प्रिंग का फोर्स F है, लेट अस से वो स्प्रिंग ये वाली है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि कौन सी स्प्रिंग की बात कर रहा है, कोई भी एक रैंडम स्प्रिंग है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक इक्वेशन में यहां पर लिख सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल पाया, क्योंकि ये चारों फोर्स का पांचों फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, तभी वो ब्लॉक रेस्ट पे है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 इज इक्वल टू, अब इन चारों के सम को मैं बोल सकता हूं, कुछ नाम दे देता हूं। ठीक है, इन चारों के सम को मैं कुछ बोल देता हूं। लेट अस कॉल द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 फोर्सेस टू बी Fr, या कुछ और नाम दे दो भाई, इसको नाम दे दो F1 to 5 या F2 to 5। इसको मैं नाम दे दिया, मेरी मर्जी, F25 नाम दे दो, कुछ भी नाम देना है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब सोचो F1 की वैल्यू तुम लोग को इतना दे रखा है, F दे रखा है, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, F प्लस F25 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब F25 की वैल्यू कितनी आ गई, -F आ गई, है कि नहीं भाई। F25 की वैल्यू क्या आ गई, -F आ गई। तो सोचो, अचानक से इस रस्सी को काट दोगे, इस स्प्रिंग को काट दोगे, तो क्या बचेगा, ये फोर्स तो खत्म हो गया अचानक से, यानी कि F अचानक से खत्म हो गया, तो बचा क्या, F25 बचा। ठीक है, और F25 की वैल्यू कितनी है, -F के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m। समझ रहे हो बात को, -F/m। क्योंकि अब इसके सर ऊपर वो सिर्फ F25 क्यों आया पता नहीं चला। अरे वो मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूँ भाई, इन चारों फोर्स के सम को मैं F25 बोल दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ नाम देना था ना मेरे को, तो मैं F25 नाम दे दिया, समझे। ओके सर। तो बात यह है कि इन चारों का सम -F के बराबर है। ठीक है ना, तो F25 का सम -F के बराबर है ये। अब अगर तुम इसको हटा दोगे तो इस पे लगने वाले, इस बॉडी पे लगने वाले सिर्फ 4 फोर्स बचे, कौन कौन, ये और ये, यानी कि F25, और F25 की वैल्यू -F के बराबर है ना। तो -F, टोटल नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी पे, F25 हो गया, यानी कि -F हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -F/m। चलो भाई, और बताओ 16 to 20 में बताओ कुछ। 17, ओके। A block A of mass 7 kg is placed on a frictionless table
A thread tied to it passes over a frictionless pulley and carries a body of mass 3 kg at. अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, कैसे नहीं बनाई? कौस्तुभ देखो, इस टेबल के 3D डायग्राम को मारो गोली और सिंपल इसका 2D डायग्राम देखो। ये पुली है और ये रस्सी है, ये मास मत करो 17, ऐसा क्वेश्चन किया है क्लास। अब ठीक है विभाकर, अब डाउट आया है तो सॉल्व तो करना है ना? ठीक है, कई बार नहीं बनता, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब इसका मास दिया हुआ है 7 kg और इसका मास दिया हुआ है 3 kg। ओके, अब बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, तो सोचो इस 3 kg वाले ब्लॉक पे mg के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन होगा, ठीक है। और टेंशन की बात करूं तो यहाँ पर टेंशन टी लगेगा, ठीक है। पूरी रस्सी में मैं टेंशन टी मान लिया, तो इस ब्लॉक को रस्सी टी फोर्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक की एफबीडी की बात करने, इस ब्लॉक में जो mg लगेगा उसकी बात करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि mg नीचे लगेगा इसका 70 न्यूटन, और वो किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल को बैलेंस करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग है। तो इस दोनों फोर्स को बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ सिंपली एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 30, ठीक है। 30 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 7 + 3 दैट इज 10, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन इसका a मान लिए और इसका a मान लिए और दोनों के लिए इक्वेशन लिख दोगे। क्या लिखोगे? इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे नेट फोर्स विच इज t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक के लिए लिखोगे नेट फोर्स विच इज 30 - t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर हम यहाँ 7 kg नहीं लेते और 50 kg लेते हैं तो एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि तब भी क्योंकि होएगा। इतना हैवी है। उससे भी कोई वो रियलिटी में एक्चुअल में हैवी होता है तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस सरफेस दिया हुआ है, हाँ ठीक है। सर। फ्रिक्शन लेस सरफेस में अगर हाथी को भी एक छोटा सा पुश दोगे ना तो वो भी एक्सेलरेट करने लग जाएगा, भले उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, लेकिन होगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, कौन 18 सामर्थ 18 19 में डाउट है, ओके। यार ये तो बन जाना चाहिए था यार, ये तो बहुत ही सेम क्वेश्चन तो क्लास में हम लोग किए हैं। देखो ये 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, है ना। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर T1 मानना है, यहाँ पर T2 मानना है, 2 kg 3 kg और 5 kg। सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 2 + 3 + 5 10 हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है? T1 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, तो इस 2 kg वाले का एफबीडी बना लो। यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर T1 लग रहा है, एक्सेलरेशन है इसका 1, तो 10 - T1 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म, T1 की वैल्यू 8 आ गई। इसमें क्या है यार, बहुत सिंपल है। चलो और बोलो। 19 में निधि को डाउट है। A closed compartment containing gas is moving with some acceleration in horizontal direction. Neglect the effect of gravity, then the pressure in the compartment is. Good question. ये एक्चुअल में ना तुम लोगों से क्या बोलना चाहिए, ये तुम लोगों से तब बन जाएगा जब मैं तुम लोगों को जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये स्यूडो फोर्स जब पढ़ा दूंगा तब बन जाएगा ये, अभी इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। फिलहाल बन गया, कैसे बना बताओ लक्ष्मी नारायण। सर मतलब अगर बॉडी आगे मूव हो रहा है
तो हाँ मतलब वो अंदर के पार्टिकल है वो मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में पीछे मूव होंगे। हाँ हाँ, तो फिर अगर मतलब एक जगह पर ज्यादा गैस के पार्टिकल है हाँ, तो तो उनका दूसरी जगह प्रेशर पर कम होंगे, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, ठीक है, एकदम एकदम सही है। इससे भी बना सकते हो, वरना थोड़ा सा और आगे जब बढ़ जाओगे तो वो और अच्छे से बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अ, ये अर्थ है अपनी। अर्थ पे चारों तरफ क्या है? हवा है, ठीक है, हवा है। तो मैं एक इमेजिनरी एयर कॉलम की बात करता हूँ, इमेजिनरी एयर कॉलम। ये छोड़ो यार, ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, अभी छोड़ो, ठीक है। अभी ये तुम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को ऐसे ही सॉल्व कर लो जैसा कि लक्ष्मी नारायण बोल रहा है। लक्ष्मी नारायण बोल रहा है कि भाई कि अगर ये पार्टिकल ऐसे ए एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और फिर पार्टिकल यहाँ पर थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा है तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर प्रेशर कम होएगा, ठीक है। इतना काफी है। चलो खत्म फिर आज की कहानी। अरे वो इसीलिए बोला ना, अभी नहीं समझ में आएगा उतना, अभी छोड़ो इस क्वेश्चन को। ये एक्चुअल में फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, पता नहीं क्या इन लोगों ने शीट डिजाइन की। छोड़ दो इस क्वेश्चन को अभी। फिर वो इनर्शिया से भी निकल सकते हैं ना, मतलब पार्टिकल अपना स्टेट कांस्टेंट रखने के लिए पीछे जाएंगे। बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन वो प्रेशर का सवाल पूछा है ना यहाँ पर तो। ठीक है, वैसे बहुत सारे इजी एक्सप्लेनेशन है इसके कि भाई इनर्शिया की वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी और प्रेशर प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जहां ज्यादा डेंसिटी होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो इन दिस सेंस तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा। तो या फिर इसको मैं, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, समझना कैसे। ये अपनी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। अब तुम लोगों ने सुना होगा कि एयरप्लेन जब ऊपर चले जाती है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। सुने हो क्या? हाँ सर। सुने हो ना? तो सोचो ऐसा क्यों होता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जितने भी एयर पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी क्या करती है? सबको नीचे खींचती है, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ग्रेविटी थोड़ी सर कमजोर एयर है। पार्टिकल्स मतलब वो गैस ही होता है क्या? हाँ, एयर पार्टिकल्स हाँ मतलब सर। गैस ही हुआ, है ना। हाँ सर। तो यार एक मिनट, 19 का मेरे को डाउट हो रहा है, 19 का आंसर क्या है देखो एक बार। बी है। लोअर इन द फ्रंट साइड लिखा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर सब में बराबर फोर्स लगेगा तो ठीक है, ठीक है, चलो बस छोड़ो इस डिस्कशन को, और ज्यादा नहीं करते। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो प्रेशर के बारे में वैसे भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। सर 20 बता दो। 20 पूछने की गलती कैसे कर सकते हो तुम, हैं? 20 कैसे बता सकता हूं मैं? क्लास में सेम क्वेश्चन तो किए थे हम लोग। क्या नहीं बना, बस क्या किए तुम 20 में बताओ। अरे 2 न्यूटन, दो, जो मास 2m का कंपोनेंट तोड़ना है अलोंग द इंक्लाइन। क्या कर रहे हो यार? सर समझा समझा। ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे चलो मैं उसको क्लास में थ्योरी में कवर करूंगा। चलो ठीक है, फिर डिस्कशन खत्म करते हैं, है ना।
20 तो सेम क्वेश्चन ही है जो क्लास में बनाए थे अपन। ओके, लिखा तो है क्वेश्चन 20 में किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज g/6 डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन, लिखा हुआ है, अज्यूम नहीं करना है ऐसा मत, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्वेश्चन को। ए डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट करेगा तो बी अप द इंक्लाइन करेगा, है ना। तो लेट अस नाउ क्या बोल रहे हो यार, अरे गधे नहीं तो, अगर ए, कैसे गधे हो यार तुम, इधर देखो, ये देखो, ये अगर ए एक्सेलरेशन से ऐसे जाएगा तो कॉमन सेंस से ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एक्सेलरेशन इसका ऊपर होएगा, वरना रस्सी टूट नहीं जाएगी भाई, हाँ। फिर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अनब्रेकेबल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग, है ना, यही इंश्योर करता है कि उससे जुड़े हुए बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, ठीक है, अदरवाइज रस्सी टूट जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब अपन थ्योरी स्टार्ट करते हैं, वैसे ज्यादा टाइम बचा नहीं है बट स्टिल जितना हो सकेगा अपन पढ़ लेंगे। हम्म, चलो एक घटिया सा सवाल करूं, देखते हैं। मान लो कि एक सरफेस दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस, सारे सरफेसेस स्मूथ, ठीक है, until and unless stated otherwise you will have to treat all the surface smooth, ठीक है। अब लेट से इसका मास 50 kg है और इसका मास 5 kg, और मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और ऊपर वाले ब्लॉक पे मैं लेट अस से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका, दोनों सर का मिल। दोनों क्या का? सेकंड एक दूसरे के सरफेस में फ्रिक्शन है कि नहीं? नहीं है, वही तो बोला मैं, तो until स्लिप and होगा unless ना। stated कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। सर टू आएगा, कॉमन टू ही सेंस से आएगा सोचो, तो भी। है ना भाई। हम्म अगर देखो यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच, जैसे मैं इस 50 kg वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, है ना भाई। और mg कहाँ लगेगा, 500 न्यूटन का फोर्स नीचे डायरेक्शन में लगेगा, और एक फोर्स कौन सा रहेगा, 100 न्यूटन का। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट करेगा नहीं, तो ये नॉर्मल गया 500 के साथ बराबर हो गया, और इस 50 kg की ब्लॉक पे एक मात्र फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, तो चुपचाप 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली विद द 5 kg ब्लॉक, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक के द्वारा, है ना भाई।
इस नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन, और एक लगाएगी धरती माता, है ना, उसको मैं एन डैश बोल लेता हूँ, और धरती माता एक और फोर्स लगाएगी mg, पर उससे अपने को मतलब नहीं है, दोनों वाई डायरेक्शन में, ये तीनों फोर्स वाई डायरेक्शन में, है ना भाई। तो एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस mg के बराबर हो जाएगी, पर अपने को उससे क्या मतलब है भाई, अपने को तो सिर्फ 10 न्यूटन से मतलब है, क्योंकि 10 न्यूटन ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, वही उसको एक्सेलरेट करवाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 10/5 दैट इज 2। ठीक है, कुछ नहीं है इस सवाल में, बस टाइम पास कर रहे हैं अपन, एकदम इजी। पर इस टाइप के सवाल में अगर फ्रिक्शन आ जाए तब ये बहुत खतरनाक हो जाता है, और सर वो अगर अगर दोनों दोनों ब्लॉक्स का दूसरा दूसरा होगा एक्सीलरेशन तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग आ सकता है, जैसे यहाँ पर तुम यहाँ पर 10 की जगह 20 न्यूटन लगा दो, तो फिर इसका एक्सेलरेशन 4 आएगा और इसका एक्सेलरेशन 2 आएगा, और इन दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। सर फिर वो दूसरा ऊपर का ब्लॉक नीचे गिरेगा ना? वो एक्चुअल में हम लोग बात की इंस्टेंट की बात नहीं करते, एट दिस मोमेंट की बात करते हैं अपन, ठीक है, बाद हाँ में क्या होगा उससे अपने को मतलब नहीं, है ना। हाँ सर। सर दोनों ब्लॉक के मास को ऐड करें करके फोर्स को ऐड करके आंसर आ सकता है क्या, नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि सोचो, क्योंकि अगर मैं इसमें 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो तुम बोलोगे कि सर टोटल फोर्स हो गया 120 न्यूटन और टोटल मास हो गया 55 केजी, तो एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आएगी, लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आंसर ऐसे नहीं आएगा। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हो ना तब ये बात कर सकते हो, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं इस बात की गारंटी नहीं है ना। चलो बढ़िया। अरे एग्जाम्पल नंबर 15 तो एससी वर्मा का ही है ना। नहीं नहीं सॉरी, मैं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, वेइंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ कम्स द टर्न ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, अगली हेडिंग डाल लो स्प्रिंग बैलेंस। Gautami, turn off your camera. देखो भाई स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, जिस तरीके से मैं तुम लोगों को बताया था कि रियलिटी में कैसा दिखता है स्प्रिंग बैलेंस, देखें। ये दिखाई दे रहा है स्प्रिंग बैलेंस सबको, है ना भाई। तो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को, इसमें पूरा कैलिब्रेशन है ना। तो जैसे जैसे इसको नीचे करोगे, जैसे जैसे ताकत लगाओगे नीचे की तरफ, उसकी रीडिंग बदलते जाती है ना भाई। और ये वाला डायग्राम देखो, है ना, ये दिख रहा है अंदर में एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये जो लेफ्ट वाला डायग्राम है वो स्प्रिंग का डायग्राम है, और जो राइट मतलब अंदर के मैकेनिज्म का डायग्राम है, और जो राइट वाला डायग्राम है वो क्या है, वो बाहर से जो अपने को दिखाई देगा, ठीक है। और सेकेंडली जो राइट साइड वाला येलो वाला डायग्राम है उसमें रेड कलर का एक मार्क दिख रहा है ना ऊपर में, जीरो के आसपास, वो जो रेड कलर का मार्क है ना वो नीचे आते जाएगा, और उसके हिसाब से अपन लोग रीडिंग ले सकते हैं, सर ठीक पर है। वो कभी जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि वो नीचे स्प्रिंग का भी थोड़ा वेट होगा। वो एक्चुअल में कैलिब्रेशन उसके हिसाब से किया जाता है, समझ रहे हो। हाँ सर। कैलिब्रेशन इज डन अकॉर्डिंग टू वो जीरो रीडिंग, वो एरर्स एंड मेजरमेंट में तुम लोग पढ़ोगे इन सब चीजों को, जहां पर वो सिंपल लटकाने पे जहां पर वो कांटा रहता है उसको जीरो मार्क कर देते हैं, समझ सर गए। पर ओवर टाइम यूज होते होते जीरो एरर हाँ, आएगा वो इसमें? वो तो आता ही, वो तो आता ही जीरो वो, एरर। हाँ हाँ सर। वो जीरो एरर वो सब आता है, वो उसको वो तो आता ही, वो धीरे धीरे स्प्रिंग खराब हो जाती है तो जीरो एरर आ जाता है। तो कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, उसका मैकेनिज्म क्या होता है देखो, समझना क्या है देखो।
ये स्प्रिंग बैलेंस को अपन लोग कॉपी में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैलिब्रेशन है और यहाँ पर एक हुक है, ठीक है। अब इस हुक में अपन लोग लटका दिए कुछ, मान लेते हैं एक रस्सी, और रस्सी में लटका दिए mkg का ब्लॉक, ठीक है। तो क्या होएगा कि यहाँ पर जो टेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब सोचो, अब जनरली क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग जीरो वेट का मानते हैं, ठीक है। वी कंसिडर द mass of the to be zero। हम लोग मास मतलब सर वो पूरे स्प्रिंग बैलेंस का मास ही 0 होगा क्या? हाँ हाँ, पूरे मास को जीरो मानते हैं, ठीक है। अगर सोचो पूरा मास जीरो है तो इस पे टेंशन इस पॉइंट पे कितना आएगा, यहाँ पर भी mg आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम की एफबीडी बनाता हूँ इस पूरे की, तो इस सिस्टम को कौन सपोर्ट करके रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट है कि नहीं भाई। और इस सिस्टम पे एक ही मात्र मास वाला आइटम है जिसका मास है m, तो इस सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना आएगा, mg, तभी वो उसको बैलेंस कर पाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। सर एक बार बताओ ना। मैं बोल रहा हूँ अपन लोग इस पूरे सिस्टम को एक मान लिए, ठीक है, और इस सिस्टम पे एकमात्र फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि इसका वेट तो जीरो है, सिर्फ इसी का जीरो है। तो इस पूरे स्प्रिंग बैलेंस प्लस इस मास को कौन सपोर्ट करके रखा हुआ है, ये वाली रस्सी। तो इस रस्सी पे टेंशन mg रहना चाहिए कि नहीं, हाँ सर। तभी तो बैलेंस करेगा, है ना भाई। तो अब इसको ऐसे लिख भी लेना, इसके एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा, अंदर क्या है क्या नहीं है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, एक mg लग रहा है और एक उस रस्सी के द्वारा टेंशन d लग रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दैट्स इट। हाँ, नॉर्मल स्प्रिंग जैसे हुआ ना फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो कैलिब्रेशन की वजह से क्या कर देता है, उस स्प्रिंग में जितनी टेंशन है उसको वो रीड करके बता देता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग mg yes of this spring balance will be mg। अब ये स्प्रिंग बैलेंस में और भी बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जैसे कहाँ सर पर ये अपन लोग mg दिखाता है तो वेट दिखाएगा ना? हाँ बिल्कुल, वेट नापने के लिए ही होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक हाँ है। सर। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में और थोड़ा सा अपन चीज पढ़ेंगे, उसमें कुछ कंफ्यूजन होता है एक्चुअल में, तो वो मैं कल बताऊंगा आप, ठीक है। अब क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से कोई होमवर्क भी नहीं है, तो बस तुम लोग एंजॉय करो और रिवाइज करके अच्छे से आओ, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर, बाय। चलो, सभी को बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, नरेन, मृदुला, लक्ष्मी नारायण, सैम, नंदिनी, रोहन, सभी को बाय। बाय सर। बाय बाय, हर्षल, कौस्तुभ, अथर्व, बाय।